एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया शानदार है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का, जो कि मेरा होने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स का। बेसिकली बीएससी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, दोनों पार्ट उसका अपलोड हो चुका है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है रिक्वेस्ट है जा करके देख लो और चैप्टर नंबर 1 खत्म कर डालो बीएससी का। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें हैं और क्या क्या टॉपिक है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला ये जो चैप्टर होने वाला है, ये होने वाला है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी के समय हम लोगों का इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा था। इट मींस इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? तो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था उस वक्त। ठीक है, आप लोग से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कि बहुत कुछ जानते होंगे, बट और भी बहुत कुछ जानना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज जानेंगे हम लोग कि उस टाइम में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, देन आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कैसे टाइप का था और क्या क्या उसमें हम लोगों को तकलीफ सहना पड़ा था जब ब्रिटिशर्स हम लोगों के कंट्री में क्या रूल कर रहे थे। अप्रॉक्स 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स हम लोगों का कंट्री में रूल किए थे। कितना साल तक? 200 साल तक। और सबसे एक पहला चीज मैं बताना चाहता हूं, जो बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसी वो हुआ था कितना, कौन सा ईयर में? 1757। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, हर एक चैप्टर का लास्ट जब पार्ट बनेगा उसके बाद और एक वीडियो आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो चैप्टर है उसका 2 पार्ट बना, तो उसके बाद और एक वीडियो आएगा छुटकू सा, एकदम छोटा वीडियो होगा जिसमें कि मैं आपको क्या बताऊंगा, सारा डेट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स कि कौन कौन सा डेट्स है और उस डेट्स में क्या क्या हुआ था। ये चीज का अलग वीडियो बनेगा हर एक चैप्टर के बाद। यानी जैसे ये पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हो गया, उसके बाद बनेगा। फिर जैसे कि चैप्टर नंबर 2 का 3 पार्ट चला, तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, उसके बाद एक वीडियो बनेगा जिसमें कि सारा इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। समझ गए ना बात को? वेरी गुड। तो हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी था वो कैसा था? स्टैग्नेंट था, बैकवर्ड था, सेमी फ्यूडल था, एक्सप्लॉइटेड था। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स लोग कैसे हम लोग को एक्सप्लॉइट किए थे? हाउ, कैसे करके एक्सप्लॉइट किए थे? एक्सप्लॉइट करने का 2 तरीका था उन लोगों के पास हम लोग को एक्सप्लॉइट करने का। क्या क्या सर? सबसे पहला था कि सबसे पहला तरीका क्या था? सबसे पहला तरीका ये था कि एक तो वो लोग हम लोगों का कंट्री से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे कम प्राइस में। हम लोगों का कंट्री से रॉ मटेरियल्स कम प्राइस में लेके जाते थे और वही रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते थे, फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और हम ही लोग का कंट्री में आकर के उसको बेचते थे ज्यादा दाम में। दोनों तरफ से मार हम ही लोग खाते थे। कैसे करके? एक तो रॉ मटेरियल्स दो कम प्राइस में, और वो लोग का गुड्स जो वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रिटेन में वो सबको खरीदो ज्यादा प्राइस में। समझ गए ना बात को? तो इस तरह से ब्रिटिशर्स हम लोगों को क्या एक्सप्लॉइट किए। उस जमाने में एजुकेशन का स्थिति बहुत खराब था, हेल्थ स्टेटस बहुत खराब था। एजुकेशन का रेशियो जो था वो मात्र 16% लोग लिटरेट थे। अब लिटरेट का मतलब क्या होता है सर? लिटरेट का मतलब होता है कि बस इन लोगों को अक्षर पहचानना आता था बस। जैसे ये ए है, ये बी है, ये अ है, ये क है, बस दैट्स इट। वो लोगों को 16% ऐसे लोग थे जो कि जिनको अक्षर पहचानना आता था और 84% अप्रोक्स क्या थे? इलिटरेट थे। तो ये सब सारा कुछ मैं बताऊंगा वो लास्ट वाला वीडियो में। ठीक है, हो गया, इलिटरेट थे। और 16% में से फीमेल लिटरेसी जो था, यानी कितने परसेंट फीमेल लोग लिटरेट थे? मात्र 7%। 7% लोग क्या थे? फीमेल लोग लिटरेट थे और 9% मेल लिटरेसी का रेट था। ठीक है, चलो ये सब तो हो गया एक ओवरऑल बात इस चैप्टर को लेकर के कि कैसे कैसे सारा चीज हम लोग देखेंगे और क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या लिखा हुआ है? द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन इज इट्स नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। कोई भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम लोगों को जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी दीज 2 पैरामीटर्स। व्हाट आर दीज आर इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले ये 2 पैरामीटर्स के बारे में अगर हम लोग जान गए तो क्या होगा बताओ तो? क्या होगा
कि ये पता चलेगा कि इकोनॉमी का कंडीशन कैसा है। और एक इकोनॉमी बराबर एक कंट्री होता है, वन इकोनॉमी इज इक्वल्स टू वन कंट्री। क्लियर है? तो नेशनल इनकम जानेंगे और क्या जानेंगे, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब देखो तो नेशनल इनकम क्या होता है कि एक कंट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं, एक कंट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं उन लोग का इनकम कितना है, टोटल इनकम, उसको कहेंगे नेशनल इनकम। और उसी का मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय क्या, टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए 100 रुपया हो रहा है और 10 व्यक्ति है, पॉपुलेशन में 10 है और 100 रुपया नेशनल इनकम हो रहा है, तो पर कैपिटा इनकम कितना होगा, 10 रुपया। समझ गया ना बात को? वेरी गुड। अब सुनो, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए जो कि एस्टिमेट किए थे जीडीपी को, है ना, जीडीपी को एस्टिमेट किए थे कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे कि विलियम डिगवाई, आरसी देसाई, ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे। बट एक ऐसे व्यक्ति है जिनका डेटा को पूरा सिग्निफिकेंट माना जाता है, सिग्निफिकेंट यानी सटीक माना जाता है, राइट माना जाता है, वो है हमारे कौन, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। यानी इनका वाला जो डेटा है वो सबसे सिग्निफिकेंट है, सबसे सटीक है। समझ गए ना बात को लेके? बाकी सब भी डेटा दिए थे, ऐसा नहीं है वो लोग डेटा नहीं दिए थे, वो लोग भी डेटा दिए थे, बट इनका वाला जो डेटा है वो सबसे परफेक्ट माना जाता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जीडीपी वाज लेस देन 2%। यहाँ पे एक लाइन छूट चुका है, क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 2%, लेस देन 2% से भी कम था जीडीपी का रेट, 2% से भी कम था। सोच सकते हैं 2% से भी कम मतलब बहुत ज्यादा कम है, बेहद कम है। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, ध्यान से सुनना कि कॉलोनियल पीरियड जो है, अच्छा कॉलोनियलिज्म क्या होता है, ये जो वर्ड है एक आप लोग सुने होंगे, कॉलोनियलिज्म, ये क्या होता है? कॉलोनियलिज्म पता है क्या होता है? जैसे कि एक कंट्री रूलर होता है और एक कंट्री उसका कॉलोनी होता है। इसका मतलब हम लोग सोच सकते गुलाम होता है, एक कंट्री कॉलोनी होता है और एक कंट्री रूलर होता है, उसको कहते हैं क्या, कॉलोनियलिज्म कहते हैं। समझ गया ना? तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जीडीपी वाज लेस देन 2%, यानी उस जमाने में जब ब्रिटिशर्स रूल कर चुके थे या रूल करके भाग चुके, यानी जब हम लोग आजाद हो चुके थे या फिर उस सब साल के लगभग में, ठीक है, जैसे कि 1948 हो गया, 1945, 1946, ये सब साल में लेस देन 2% जीडीपी का रेट हुआ करता था। ठीक है, अब आते हैं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की स्थिति कैसा था। देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, ज्यादातर परसेंटेज ऑफ लोग अगर लाइवलीहुड को लेकर के कंसर्न्स थे तो क्या थे, वो थे डिपेंड एग्रीकल्चर पे, क्योंकि उस जमाने में अर्निंग का मतलब ही होता था क्या, एग्रीकल्चर। कोई और दूसरा मीन्स था ही नहीं, लोग कहीं पे एंगेज होना चाहते ही नहीं थे एग्रीकल्चर को छोड़ करके। तो उस जमाने में एग्रीकल्चर की स्थिति कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पॉइंट मेरा स्टैग्नेशन। अब ये स्टैग्नेशन क्या होता है, मान लो कि कोई कंट्री में 100 व्यक्ति है, कोई कंट्री में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें से कि 72 लोग किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर में। भाई साहब, ठीक है, 72, 100 में से 72 एग्रीकल्चर में, ये समझे ना मिश्रा जी? सोचिए मिश्रा जी क्या दिक्कत होता होगा उस टाइम पे, पूरा एकदम एग्रीकल्चर है। ठीक है, मिश्रा जी थोड़ा बौखला गए सोच करके, कितना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे। ठीक है, ठीक है मिश्रा जी टेंशन मत लीजिए, चलिए स्थिति सुधर गया है। ठीक है, 72 लोग किसमें एंगेज थे, एग्रीकल्चर में, जिसमें से आउट ऑफ 72 58 लोगों का क्या, नेशनल 58 लोग जो इनकम अर्न करते थे वो 58 लोगों का इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होता था। सर लेकिन सर जो बच गया उन लोग क्यों नहीं होता था, सर उन लोग का क्यों नहीं होता था, जो बाकी 14 लोग बच गए क्यों नहीं होता था, बता रहे, सुनो ध्यान से। दो टाइप का फार्मिंग होता है, एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, और दोनों एग्रीकल्चर में आता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हम उगाएंगे लेकिन खुद खाने के लिए। और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है हम उगाएंगे मार्केट में बेचने के लिए, इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। तो फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर खुद के लिए उगा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम में
नहीं लेंगे। इसीलिए जो 14 व्यक्ति था उन लोगों का इनकम को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता था। व्हाई? बिकॉज दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर बट दे आर ट्रूली एंगेज्ड इन सबसिस्टेंस फार्मिंग, नॉट कमर्शियल फार्मिंग। क्लियर है ना एकदम से? वेरी गुड। आ जाओ। तो स्टैग्नेशन का मतलब समझ गया कि 72 लोग में से 58 लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहता था नेशनल इनकम की तरफ, क्योंकि बाकी का जो 14 लोग है वो हमारे क्या होते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग का हिस्सा होते थे। ठीक, आ जाओ। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। जब 1947 में देश आजाद हुआ तब क्या हुआ, हम लोग का कंट्री दो कंट्री में डिवाइड हो गया, एक हो गया इंडिया और एक हो गया पाकिस्तान। तो ज्यादातर लोग क्या किए, सॉरी, ज्यादा जो फर्टाइल लैंड था वो चला गया पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, हमारा कंट्री का स्थिति खराब हो गया। अब आते हैं जरा यहाँ पे, क्या है इंपैक्ट्स ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन हो गया था, तो क्या क्या इंपैक्ट था पार्टीशन का, क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हम लोगों को देखना पड़ा, यानी उस जमाने में रॉ मटेरियल्स का काफी शॉर्टेज हो जाता था। क्यों बताओ तो, क्योंकि रॉ मटेरियल्स यानी एग्रीकल्चर की मदद से जो जो रॉ मटेरियल्स का उत्पादन होता है, जैसे कॉटन, कॉटन रॉ मटेरियल है, उससे कपड़ा बन रहा है, ठीक है, बहुत कुछ बनता है। तो जो रॉ मटेरियल्स था कॉटन, उसका क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि ज्यादातर फर्टाइल लैंड चला गया कहाँ, पाकिस्तान की तरफ, इसीलिए रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो गया। फूड प्रॉब्लम, जो भी फूड स्कैरसिटी हो रहा था वो भी हम लोग को होने लगा। क्यों? क्योंकि सर फर्टाइल लैंड चले जाने के कारण क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बंद हो गया इन द सेंस ऑफ कम होने लगा, ज्यादा नहीं होने लगा। ठीक है, लॉस ऑफ मार्केट, हम लोग मार्केट लूज कर गए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरिया था जो कि पाकिस्तान चला गया जिसमें मार्केटेबल सरप्लस जो था, प्रॉफिट ज्यादा होता था, हम लोग बेच ज्यादा सकते थे, वो सब मेरा हाथ से चला गया। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी इंपैक्ट्स ऑफ पार्टीशन क्या क्या था, समझ गया। बात करते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को टोटल बिजनेस बना दिया गया था, क्योंकि अभी पढ़े ना कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या, फॉर मार्केट, यानी प्रोडक्शन तो करेंगे सर, लेकिन कहाँ, बेचने के लिए करेंगे, ना कि खुद खाने के लिए। तो क्या है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो, दो क्रॉप्स होता था, एक कैश क्रॉप और एक फूड क्रॉप्स। देखिए, एक होता था कैश क्रॉप और एक होता था फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब जो कि हम लोग खाते हैं, वो फूड क्रॉप्स, और कैश क्रॉप यानी इंडिगो, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इंडिगो होता था। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिगो का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लग गया था, और इंडिगो एक ऐसा चीज था जिसका प्रोडक्शन से क्या होता था ना, कि सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो जाता था, और उस सॉइल में और कोई भी क्रॉप्स आप नहीं उगा सकते, इतना वो खराब चीज है इंडिगो। ठीक है, तो कैश क्रॉप यानी इंडिगो, तो लोग क्या किए ना, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर दिए। यानी लोग यानी ब्रिटिशर्स बदमाशी करके फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बंद करवा के कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करने को बोलता था इंडियन फार्मर्स लोग को। अब कौन सा फार्मर लोग को सर, जो कि लैंडलेस है, पुअर है, गरीब फार्मर है, जिनके पास खुद का जमीन है, छोटा सा जमीन है, उसमें वो लोग को करने बोलते थे। अब बताओ, भूखमरी का शिकार नहीं होंगे वो लोग, भूखमरी का, स्टार्वेशन का, तो स्टार्वेशन का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, फिर कैसे चलेगा उन लोगों का परिवार। समझ गया ना बात को? वाह, बहुत समझदार है आप लोग। आ जाओ, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, क्या है, वो है मेरा डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। देखो, अगर एग्रीकल्चर है, यानी अगर आप लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो आप लोग को पानी चाहिए। विदाउट वाटर होगा क्या, कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकता विदाउट वाटर। ठीक है, वाटर तो चाहिए। लेकिन उस जमाने में ना ब्रिटिशर्स क्या किया था, इरिगेशन फैसिलिटी को लेकर के कभी भी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया था, क्योंकि उन लोगों को तो पता था कि हम लोग लूटने आए, बस लूटेंगे और चले जाएंगे, हमको यहाँ पे पैसा खर्चा करके कोई मतलब है नहीं ना, फालतू के क्यों करे पैसा खर्चा यार, जितना पैसा कमाएंगे लूट के लेके चल जाएंगे, सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा है। तो डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, यानी लोग क्या करते थे उस जमाने में एग्रीकल्चर को लेकर के, यानी इरिगेशन फैसिलिटी, एग्रीकल्चर को लेकर के काफी टेंस्ड रहते थे। व्हाई? बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटी कोई परमानेंट मींस था ही नहीं इरिगेशन फैसिलिटी का, इसीलिए लोग पता है बहुत ज्यादा टेंस्ड रहते थे, और वो लोग डिपेंड रहते थे किसमें, रेनफॉल में, कि जिस साल वर्षा अच्छा हुई उस साल फसल अच्छा होगा, और जिस साल वर्षा अच्छा नहीं हुई उस साल फसल अच्छा नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, कितना कष्ट सहना पड़ा सोचो एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री को। लास्ट पॉइंट बात करते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। लैंडलॉर्ड था जो जमींदार थे, पता है इंडिया को आजाद होने में इतना समय क्यों लग गया, 200 साल का, क्योंकि खुद का घर का लोग ही चोर है खुद का घर का लोग चोर है सर। इसका मतलब कि जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के साथ थे, बहुत ऐसा परसेंटेज ऑफ इंडियंस थे जो कि ब्रिटिशर्स का मदद करते थे।
कुछ भी अगर मान लो कि हमको किसी को हराना है, ठीक है, अगर फाइट हो रहा है और हमको किसी को हराना है, हम प्लान कर रहे हैं मान लो कि कैसे करके उसको हराएंगे, और जो मेरे साथ बैठा हुआ है ना वही वो लोग का पार्टी का मेंबर है, तो उसको बता नहीं देगा कि ऐसे ऐसे प्लान कर रहा है, तो घर का आदमी चोर नहीं है जी। तो वही बात है, ठीक है, कि इंडिया को इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि हम लोग का कंट्री का लोग ही बदमाश था और ब्रिटिशर्स का होकर के क्या करता था, काम करता था। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड क्या करते थे, जमींदार जो लैंडलेस फार्मर है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं होता था, वो लोगों को क्या करते थे ना, फंसाते थे कि सुनो तुम लोग मेरा जमीन पे काम करो, तुम लोग मेरा जमीन पे काम करो, ये मेरा जमीन है, तुम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन करो फूड क्रॉप्स, और फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन करो, और क्या करो ना कि जितना तुम लोग रेवेन्यू कमाओगे, जितना आप लोग रेवेन्यू अर्न कीजिएगा, वो टोटल रेवेन्यू हमको दे दीजिएगा। तो ये लोग बोला है हमको कुछ नहीं मिलेगा सर, बोलते नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, बोलते कैसे, बोलते आप लोग सोचिएगा कि आप लोग मेरे घर में रह रहे हैं और हमको आप लोग क्या दे रहे हैं, रेंट, तो सोचना कि जो पूरा रेवेन्यू है वो एज अ रेंट दे रहे हैं हम मकान मालिक को। ऐसा अरे गजब है, मान लो कि अगर हम 20,000 रुपया कमाएंगे और मेरा घर का किराया है 5,000, तो हम क्या जो 15,000 बचा वो भी दे देंगे अपना, नहीं ना दे देंगे, मालिक को दे देंगे क्या, नहीं। तो बोलता है कि पूरा का पूरा रेवेन्यू एज अ रेंट सोच करके हमको दे देना तुम लोग। ये कौन बोलता था, लैंडलॉर्ड, जो बदमाश था जमींदार, समझ गया ना। ठीक है, क्लियर हो गया स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस फार्मिंग समझ गए, कमर्शियल फार्मिंग समझ गए, इंपैक्ट्स ऑफ पार्टीशन समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं स्टेट ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का हाल कैसा था, बड़ा बेहाल था जी। पॉइंट नंबर ए देखते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टोटली बंद हो चुका था। इससे क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गया था, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया था अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का कमी हो गया था। और जो ब्रिटिशर्स लोग था वो लोग का टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव था, क्या था, इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड टू फोल्ड मोटिव। ये टू फोल्ड मोटिव क्या था, मैंने कुछ देर पहले बताया कि रॉ मटेरियल्स को कम दाम में एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और रॉ मटेरियल्स के इस्तेमाल करके मशीन का मदद से सामान बनाते थे, और वही सामान को फिर इंडिया में ला करके क्या ज्यादा दाम में बेच देते थे। ये टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ में आएगी, इंडस्ट्री बंद कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों बंद कर दिए, कि लोग जो है हम लोगों का इंडस्ट्री का सामान के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहे ताकि हम लोगों को प्रॉफिट हो सके। ठीक है, बी नंबर का बात करते हैं, वेरी फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं बना था, वही इंडस्ट्री को ब्रिटिश डेवलप किया था जो कि वो लोगों का मोटिव को बताता था, जैसे शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री को किया था क्योंकि उन लोगों का वो काम का इंडस्ट्री था। तो ब्रिटिश तो बहुत चालू है, ठीक है। उसके बाद है क्या, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, मशीन बनाने वाला जो इंडस्ट्री होता है, बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री होता है जिसमें मान लो का कपड़ा बन रहा है, और बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री होता है जिसमें कि मशीन बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मशीन का ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो सब इंडस्ट्री को वो कभी डेवलप ही नहीं किया जिसमें मशीन बनता था। क्यों बताओ, तो क्योंकि उसको पता है कि अगर हम मशीन बनाने वाले इंडस्ट्री को डेवलप कर दिए तो लोग क्या करेंगे, इंडियंस क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल्स का मदद से यहीं पे सामान बना लेंगे, फिर हम लोग इंडस्ट्री का सामान को क्यों खरीदेंगे वो लोग, तो हम लोग का तो लॉस हो जाएगा। बहुत चालू आदमी था ब्रिटिश, इसीलिए कभी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो लोग बनाने के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं इंडिया में। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल था, यानी गवर्नमेंट कभी कुछ करता ही नहीं है। गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ करता ही नहीं था इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो लोग का तो मोटिव ही था लूटना। अगर इंडस्ट्री को डेवलप कर देगा तो इंडिया में अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं होने लगेगा, और अगर अच्छा खासा प्रोडक्शन होने लगेगा तो इंडिया का जो 2% जीडीपी है वो ज्यादा बढ़ के 4%, 5%, 6% नहीं हो जाएगा। लेकिन वो लोग तो ये चाहता नहीं था, वो लोग तो चाहता था कि गुलाम बन के रहे। ठीक है, में क्या है देखो, मैनेज्ड एजेंसी सिस्टम। मैनेज्ड एजेंसी सिस्टम क्या होता है सर, देखो ब्रिटिशर्स ना चाहते हुए भी बहुत सारा इंडस्ट्री बना चुका था इंडिया में, जो कि उन लोगों का सर्विस को क्या करता था, परस्यू करता था। ठीक है, तो सारा इंडस्ट्री को ब्रिटिशर्स तो आप अकेले मैनेज कर नहीं सकते, जाके देखेंगे कितना प्रोडक्शन हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, सारा कुछ अकेले मैनेज होगा नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, एक मैनेजर को हायर किए, एक आदमी को, ताकि वो सारा इंडस्ट्री का ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन आके दे सके, और इसके बदले उस मैनेजर को क्या मिलता था, COMMISSION, पैसा, कमीशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है देखो, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, देखो जीडीपी में सबका कंट्रीब्यूशन होता है ना, रेलवे का, रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, फॉरेन ट्रेड का, सबका कंट्रीब्यूशन कोई भी कंट्री का जीडीपी में होता है।
तो उस टाइम पे इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ कितना था? 17%। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इंडिया का एग्रीकल्चर के बारे में और इंडिया का इंडस्ट्री के बारे में कैसा था उस टाइम पे वो चीज समझ में आ गया होगा। ये पार्ट नंबर 1 था। जल्दी मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा पार्ट नंबर 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।